बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सियालकोट के हल्का PP 52 समड़ियाल में जोर का जोड़ पड़ रहा है। ज़िमनी इलेक्शन आज हुआ और अब वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। जो अब तक की मेरे पास लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक 99 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया है। टोटल 185 पोलिंग स्टेशन है और उसके मुताबिक हिना अरशद वड़ाइच साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, उन्होंने वोट हासिल किए हैं 50,434, जबकि उनके मदे मुकाबिल हैं फाखर निशात घुमन साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं और उन्होंने वोट हासिल किए हैं 24,780, यानी 25,654 वोटों की बर्तरी से मुस्लिम लीग नवाज की हिना अरशद वड़ाइच साहिबा आगे हैं। और बहुत से तजिया निगारों के मुताबिक जो इलेक्शन होता है वो पैमाना होता है अवाम की राय का कि वो किसके बारे में क्या राय रखते हैं। और ये उस वक्त इलेक्शन हो रहा है, अरशद वड़ाइच साहब की डेथ के बाद जो PMLN से ही थे MPA, ये इलेक्शन हुआ, सीट खाली हुआ और इस पर इलेक्शन हुआ। लेकिन ये इस बात को जाहिर करता है कि इस वक्त लोग की जो सोच है उसका महवर क्या है। और ये उस वक्त हुआ है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया गया है। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से कहा गया है कि पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और ये उनका एक आखिरी ऑप्शन है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस एहतजाज की जो स्ट्रेटजी है उसको वो खुद लीड करेंगे। बानी चेयरमैन PTI ये भी सवाल आज की नशिस्त में उठाएंगे कि वो खुद इस वक्त पाबंदे सलासल हैं तो वो कैसे लीड करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से आज मुलाकात हुई। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब मौजूद थे। मुल्क की सियासत, आने वाला बजट और दीगर अमूर जो ज़ेर बहस है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। और इस नुक्ते पर जोर दिया गया सदर मुमलिकत साहब की जानिब से कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो इत्तेहाद के गमाजी हैं, यानी इस अमर की ज़रूरत है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को कायम रखें। फिर जहां तक दोबारा अगर हम सियासत की बात करें तो आज भी अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी, उनकी खबर है कि जो खामोश डिप्लोमेसी की काविश या कोशिश की गई थी PTI की जानिब से, आपके इल्म में है पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स और ताजरों का वफ्द जो है मीडिया इत्तलात के मुताबिक वो इस्लामाबाद में मौजूद रहा, लेकिन उनकी ना तो बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात हुई और ना ही बाअसर हलकों से। तो वो एफर्ट भी जो है अब तक उसके नताइज नहीं निकले। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम मुल्क की सियासत में बात करेंगे, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गाजा पैलेस्टाइन उस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक जिसे कहते हैं जहन्नम का मंजर पेश कर रहा है। जो इसराइल ने अपनी बमबारी से वहाँ पर आग लगाई हुई है, निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके निशाने पर बच्चे, खवातीन, बूढ़े निहत्ते हैं। और ये बच्ची जो अब इस्तियारा बन गई है, इसकी तस्वीर, ये जलती हुई बिल्डिंग में चिल्ला रही थी। उसके बाद ये जब बाहर आई बचकर मुअज़्ज़ाती तौर पर, तो उसके बाद इसने अपने निशानात दिखाए जिसमें आग ने इसको झुलसा और इसके साथ साथ भूख जो है वो भी वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम आगे चल के इस पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में जिन मौजूद मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया मैं उनका तारुफ आपसे कराया। तो हमें ज्वाइन किया मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है सहर कामरान साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया इब्राहिम खान साहब, फॉर्मर मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, नायब सदर हैं PTI के, आपका बहुत शुक्रिया। और कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, आपका बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब। तीनों मौजूद मेहमानों से फॉर्मल वेलकम। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज ज़िमनी इंतखाब भी हो रहा है, उसका नताइज प्रोग्रेसिव रिजल्ट तो हमने आपके साथ शेयर किया, जब हतमी नतीजा आएगा गैर सरकारी तौर पर वो भी शेयर करेंगे, लेकिन नून लीग को वाज़ेह बरतरी हासिल है। कैसर अहमद शेख साहब, बजट आने वाला है, अभी पाक भारत जंग खत्म हुई, उसके असरात भी जो है वो मौजूद हैं, लेकिन PTI ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है और बानी चेयरमैन PTI ने कहा है कि वो जेल से इसको लीड करेंगे। सर, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं कि उनको सड़क पर जाने के बजाय मुज़ाकरात की बेस पर लेकर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अनवारुल हसन साहब, जहाँ तक PTI को मुज़ाकरात पे लाना है, हमने तो हमारी हर वक्त उनको ऑफ़र की है कि आएँ और टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करें, कोई डायलॉग करें। आज से नहीं, पिछले 10-11 साल से वो PTI किसी जगह बैठने को तैयार ही नहीं है किसी पार्टी के साथ। अब वो उनकी सबसे बड़ी पार्टी थी, इलेक्शन में के रिज़ल्ट के बाद सबसे बड़ी उनकी अक्सरियत थी, यानी अददी तादाद में, अगरचे अक्सरियत तो नहीं थी लेकिन अददी
तादाद सबसे ज़्यादा थी जी। वो चाहते तो किसी पार्टी के साथ मिल के अलायंस करके हुकूमत बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने किसी के साथ बैठना ही नहीं है, हमने तो सिर्फ हुकूमत डायरेक्टली बनानी है और अगर है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है। अब एक जमहूरी पार्टी जो सियासी पार्टी हो वो किस तरह ये कह सकती है कि मैं जो है मैं डायलॉग करूँगा तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, तो ये उनका कोई बेसिक जमहूरियत के ख़िलाफ़ प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ बात है। और कई बार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो मैसेज दिया गया, मेरे सामने फील्ड मार्शल उस वक़्त के जनरल आसिम मुनीर थे, तो अखबारी नुमाइंदों ने मेरे सामने उनसे पूछा कि अगर कोई ख़त आता है, उन दिनों ख़त की बात हो रही थी कि जेल से कोई ख़त लिखा गया है जनरल आसिम मुनीर साहब को, तो उन्होंने कहा अगर कोई भी ख़त आएगा तो मैं वो वज़ीर आज़म को रेफ़र कर दूंगा, क्योंकि ये उनका काम नहीं है सियासत में मदाखलत करना। तो ये तो चाहिए PTI को, बेशक वो मुज़ाकरात का है तो सबसे अच्छी बात तो ये वक़्त नहीं है। देखिए ये वक़्त जबकि हम हालत जंग में हैं, इंडिया हमारे ऊपर उन्होंने ज़्यादती करके बग़ैर किसी जवाब के हमला कर दिया और उसकी नीयतें अभी भी ठीक नहीं हैं। उसके बावजूद इन हालात में तो हम तमाम पार्टियों को मिल के एक प्लान बनाना है। ये वक्त नहीं है कि एहतजाज किया जाए, और ये अगर एहतजाज करेंगे तो ये मुल्क की सालमियत की खिलाफ वर्जी होगी। वो जो ये कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी मुहिब वतन इस वक्त ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ठीक, क्योंकि भारी तादाद में लोग और हमारी जो लोग जो है वो फेवर में हैं कि इस वक्त इत्तेहाद करके हम इंडिया के मुकाबले में मुतहद होकर अपना सवाल ये सर बनाएं। जी, ये मैं समझता हूं कि उनकी जो स्ट्रैटेजी आप समझते हैं वो मौजू नहीं, लेकिन सवाल आपके पास छोड़े जा रहे हैं। इब्राहिम खान साहब के पास आऊंगा जो आपने नुकात उठाए हैं, लेकिन कैसे फिर उनको इंगेज किया जा सकता है, क्योंकि हुकूमत चाहेगी कि हुकूमत के पास ज्यादा इनिशिएटिव की ताकत होती है। इब्राहिम खान साहब सर बताइएगा, इस स्ट्रैटेजी ने तो आपको जो पहले भी एहतजाज किए नताइज नहीं दिए, तो एक दफा फिर उसको दोबारा अपनाना जा रही हैं, क्या इससे नताइज निकल पाएंगे? क्योंकि आप लोगों का जो पहली डिमांड है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, और इसके अलावा जो है वो आपको सियासी एक्टिविटीज़ करने की जो है उस स्पेस, पहले सियासी एक्टिविटी तो आज हो रही है ना, आपके महत याफ्ता उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं, फ़ाखर निशात घुम्मन साहब, तो क्या उससे रिहाई मुमकिन हो सकेगी सड़क को गरमाने से? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह की इलेक्शंस हो रही हैं उसमें आज भी आप कह रहे हैं कि जी हमें सियासी स्पेस दी गई है यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लेने की, और उस हिस्सा लेने का आप सिंबल हमारा देख लेते हैं कि हमें ढोल दिया गया है। ठीक है जी, हमारा जो बुनियादी फंडामेंटल राइट है एज अ पार्टी, वो हमारा बैट का निशान अभी तक जो है उसको लिम्बो में रखा हुआ है, वो भी हमें नहीं दिया गया। यहीं से आपको इंटेंशंस मालूम होनी चाहिए कि ये किस हद तक जमहूरियत के पासदार हैं या ये इस मुल्क में जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कॉल और फेल का बहुत ज़्यादा तजाद है, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो किसी सिमत में नहीं जा रहे। अब ड्यूरिंग द वॉर ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि खान साहब ने तो वैसे भी कह दिया कि हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ये भारत की जो अनकॉल्ड फॉर एक अटैक था जी, तो उसमें हम साथ खड़े अनकंडीशनली, और होना भी चाहिए था जी। उस वक्त जब इन्होंने ब्रीफिंग के लिए कहा, तो अगर ये बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को भी उसमें इनवाइट कर लेते तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप मिलके अक्रॉस द बॉर्डर ये मैसेज कन्वे करें कि हमारे आपस के जितने इख्तलाफात हों, मुल्क की सालमियत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है और हम सब एक पेज में हैं। लेकिन इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी भी जो है वो ज़ाय कर दी, उनको नहीं। लेकिन आपके जो मौजूदा चेयरमैन है उनको दावत दी गई थी, वो नहीं आए सर। बैरिस्टर गौर आपके मौजूदा चेयरमैन है ना, उनको तो दावत दी गई थी। बानी चेयरमैन तो ये जेल में है ना, वो कैसे आ सकते थे? मैं अर्ज करता हूँ ना कि जेल में हैं तो अल्लाह रहम करे, जेल में वो कोई किसी मर्डर में गए हुए हैं, कोई मनशियात फरोशी में गए हुए हैं, कोई उनपे कोई मेरा नुक्ता था वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते थे। वो मुझे आई अंडरस्टैंड कि वो तो उनके जो मुकदमात है, आई नो इट, लेकिन इब्राहिम साहब वो कैसे उनके नहीं अगर नवाज शरीफ साहब मकसद है कि सजा याफ्ता हो के और एयरपोर्ट पे उनके मुकदमात जो है वो खत्म हो सकते हैं,
तो इमरान खान साहब को सिर्फ वहां पे बिठाने से, क्योंकि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको वहां पे सिर्फ बिठाने में, और वो कोई वहां से उन्होंने कहीं भाग तो नहीं जाना था, एक कंडूसिव एनवायरनमेंट, एक जेस्चर दिया जाता है कि जी आप आए, बैठ के बात करते हैं, और हमेशा हर चीज का हल बातचीत नहीं होता है। अच्छा, अब मैं आऊं अपना एजिटेशन की तरफ जो बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है एंड पीसफुल असेंबली वो हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन होता नहीं ना सर आपका पीसफुल प्रोटेस्ट। माजरत आपको मैं बार बार काट रहा हूं, आपका पीसफुल होता नहीं ना सर, उसमें धावे बोल दिए जाते हैं, पीटीवी पे भी हमला हुआ था, इसके अलावा जो है वो तोड़-फोड़ हो जाती है। पीसफुल कहां होता है? आप 26 नवंबर का देख लें, 9 मई देख लें, 9 मई कहां दूर है, अब देखें मई का महीना खत्म हो गया, हम जून में, लेकिन 9 मई पीसफुल कहां होते हैं सर? फिर आप मेरी बात सुने ना, आप हमें अपॉर्चुनिटी दें। अगर हम पीसफुल हैं, अगर कोई भी इंसान जब कोई किसी को कानून को हाथ में लेगा, वो तो एक सेपरेट इशू है। आप सिर्फ ये अस्यूम कर लें, बल्कि यहाँ पर तो वो सबूत मौजूद हैं मौजूदा प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के सरबराह के, कि इन्होंने हाई कोर्ट पे, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, और उसके बाद भी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। मकसद है कि ये अगर पॉलिसी है तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि उन्होंने But you will agree that two wrongs don't make it right. That is not acceptable. But you will agree that two wrongs don't make it right. अगर आप हमले की बात कर रहे हैं, वो तो गलत है ना, तो उसकी इजाजत हमले की नहीं दी जा सकती। यही बात कर रहा हूं कि वो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पीसफुल प्रोटेस्ट का हमें हक हासिल है, ठीक, और हमें, अगर हम अपना देखें, हमारे दौर में आप देखें फजलुर रहमान साहब आए, अब बिलावल भुट्टो साहब कराची से रैलियां लेके आए, ठीक। अब जब फजलुर रहमान साहब कर रहे थे मौलाना साहब, तो उस वक्त सर्दी का मौसम था, तो बारिश हो गई, तो बंदे बीमार होना शुरू हो गया, तो हमने एम्बुलेंसेस भेजी, कंबल भेजे, ब्लैंकेट्स दो यार इनको, हमारे ही शहरी है, इनका हमारे से इख्तिलाफ है, अलग बात है, ठीक है। खान साहब मुद्दा आ गया, आप कह रहे हैं कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, उस पर मैं दोबारा लौट के, तो मैं चूंकि आपने बिलावल साहब की बात की, सैर साहब वो कह रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है, वो तो हमारा आइन उसकी गारंटी देता है, और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि उस मौके पे जब पाक भारत की जंग हो रही थी, तो उस वक्त खान साहब को जो है वो ब्रीफिंग में लाना चाहिए था। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कहूँगी कि कानून और आइन उससे बालातर होकर कोई चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है। कानून का इतलाक हर एक पे होता है, इमरान खान साहब पे भी होता है। दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि ये जो बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, तो किस नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में वो बाकी अपोजिशन के साथ वो बैठे, यानी इवन जब कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत तब्दील हो गई और उस पर करारदाद पेश हो रही थी, तो इमरान खान साहब नहीं थे जी। जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी तो वो उसमें नहीं थे। ये पुलवामा के वाक़े के बाद भी जो हुई थी, अभी बिल्कुल एपिसोड हुआ, ठीक है। बल्कि उनके कुछ बयान मैं कहना नहीं चाहती, इसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मौका ऐसा है जहाँ मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत की जो है, जो एक कहते हैं ना वॉरफेयर को और की मिलिट्री पावर को एक्सपोज किया है, मैं समझती हूँ उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आज दुनिया भर में लोग पाकिस्तान को जो है बड़ी कदर से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उस मिथ को ख़त्म कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो भारत का सामना नहीं कर सकते, उनकी बड़ी इकोनॉमी है, उनके पास बड़ा मिलिट्री बिल्टअप है, उनके पास जदीद तरीन हथियार हैं। तो पाकिस्तान ने उस मिथ की नफ़ी कर दी, ठीक है। अब ये ऐसा वक्त था कि जहाँ पे हम बैठ के बात करते हैं, हम कहते हैं हमारी ज़ात कोई मायने नहीं रखती, ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है, हम इसकी खातिर सब इकट्ठे हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कौमी असम्बली में कुछ तकारीर ऐसी हुई जो काबिल एतराज़ थी, ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे मौके पे भी एक ऐसा फोरम था जो हमारे लिए एक बड़ा मौजूद फोरम था, और ऐसा मौका था जब हमें अपनी एक स्ट्रेंथ, एक यूनिटी, पूरे मुल्क की नुमाइंदा जो है वो पार्लियामान है, वहाँ पे हमें दिखानी थी। लेकिन अफसोस है कि उस वक्त लेकिन करारदाद मुतफ़िका पास हुई थी। जी देखें, करारदाद मुतफ़िका पास हुई, लेकिन वो एक अच्छी मिसाल थी, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने देखा हर तरह के लोग हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले भी और नेगेटिव सोच रखने वाले, वो हर जमात में होते हैं। लेकिन एक बात और मुझे जो है ये ज़रूर कहना है कि आप कोई भी तहरीक चलाएं, मुझे आप ये बताएं कि कोई भी तहरीक किसी फ़र्द वाहिद
की ज़ात से लिंक करके कामयाब हुई है। वो कहते हैं कानून की अमलदारी। खान साहब का जो ट्वीट आता है एक्स पे, आई डोंट नो वो कौन पोस्ट करता है, लेकिन उनके जो मैं पोस्ट पढ़ रहा था वो कहते हैं कानून की अमलदारी बालादस्ती की तहरीक है ये। अच्छा, मगर ये बालादस्ती की, कानून की अमलदारी की तहरीक है, ज़मान पार्क से पेट्रोल बम फेंकने की तहरीक है, 2014 के अंदर आपके पीटीवी पे हमला करने की तहरीक है, पार्लियामान पे हमला करने की तहरीक है। उसके बाद आप ये देखें कि 9 मई का वाक़या हुआ, पेट्रोल पंप बने, उसके बाद इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जली। देखिए हमारे सामने माजी बड़ा तल्ख है। इस वक्त जो है तहरीक चलाने का वक्त नहीं था, इस वक्त वक्त ये था कि आप कहते हैं हम भी साथ हैं, लेट्स एडवोकेट फॉर पाकिस्तान, ये मुल्क है तो हम हैं, आपकी तहरीकें भी चलती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब तो न्यूयॉर्क में जाके कह रहे थे इनके एसी उतारूंगा, इनको घर पे खाना, घर का खाना नहीं दूंगा, इनके बच्चों को मिलने नहीं दूंगा। ठीक है, वो तो यहाँ आप ये कहेंगे कि पॉलिटिकल केसेस नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। कल आज किसी पर है, कल किसी और पे होंगे। हमारी तारीख है ये ना, बिल्कुल हमारी तारीख है। We should not move in circles। भैया हमारी तारीख की गलती थी तो लेकिन मैं समझती हूँ कि आज दुरुस्तगी की बात यह है कि प्लीज एट दिस टाइम जब हमें अपने मुल्क का नैरेटिव आगे बढ़ाना है, आप थोड़ी देर इस बात का एडवांटेज ना लें कि बजट आ रहा है। डोंट टेक एडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन। आप ये बजट को टाइम करके बिल्कुल मुझे ये लग रहा है इस वक्त आप पाकिस्तान के लिए खड़े हो, और यकीन करें आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली इंगेज करें। आपकी हर चीज़ जो है अफवाज पाकिस्तान से शुरू के अफवाज पाकिस्तान पे ख़त्म होती है। उनके खिलाफ आपने बाहर निकलना है, GHQ को आग लगानी है, उनके साथ आपने बातचीत करनी है। मैं समझती हूँ उसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। क्या सर शेख साहब क्या कहेंगे? सर वो कह रहे हैं हमें सिंबल नहीं दिया जा रहा। वैसे अभी जो इलेक्शन है उसके नतायज बिल्कुल अब गैर सरकारी तौर पर मुकम्मल हो रहे हैं, लीड जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन आपने सारी बात सुनी सर इब्राहिम खान साहब की। क्या सर शेख साहब? इब्राहिम खान साहब ने जो बात की, मैं तो उनके बड़ा उनका बातचीत का, मेरा पिछले दौर में हम मिल के थे, कोलीग थे, तो बड़ा हमारा आपस में बातचीत रहती थी। मैं आप बताऊं कि ये मौका जो है, इस मौके पे ये तहरीक की बात करना, वो अपने वोट बैंक को खराब कर रहे हैं। और ये आज का इलेक्शन भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि देखिए क्या इसका फायदा इनको क्या हो रहा है। ये तो देखिए ये पूरी कौम इस वक्त इकट्ठी है, इस वक्त सराह रही है हमारी जो फौज ने जो रिजल्ट दिए और जो इंडिया मुतबातर धमकियां उनके वजीर आजम दे रहे, तो इन हालात में तो पूरी कौम एक तरफ है और वो कोई और इख्तलाफ वाली बात सुनना नहीं चाहते। हर चीज का एक वक्त होता है, तो वो अपने ही वोट बैंक को खराब कर रहे हैं, इससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। और मैं अभी भी उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस तहरीक का बातचीत करना। लेकिन आज भी सदर जरदारी साहब के यहाँ जो मीटिंग हुई उसमें आपने अभी खबरों में बताया कि सब ने ये कहा कि मुफाहमत का बात होनी चाहिए। ये मौका ऐसा है कि हमें यूनिटी दिखानी है। जब भी हमारी तरफ से हमारे किसी लीडर ने बात की है, यही कहा है कि 2 कदम हर एक को पीछे हटना चाहिए और मिल के मुआहदा कोई ना कोई मामलात को हल करें। अब आप कहें कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करना है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्या तरीकाकार क्या है। पॉलिटिकल पार्टी और ये बात करे, वो आए ना बैठे, कोई इनका इख्तलाफ है तो सामने खुल के आए कि उनका ये पॉइंट है, हमारा ये पॉइंट है, यहाँ इख्तलाफ है, असम्बली में वो अपने आप को पेश करें। लेकिन बात यह है कि ये हालात में तो किसी किस्म का एहतजाज सूट नहीं करता, लोग इस बात को कबूल करने को ही तैयार नहीं है और ये अपने वोट बैंक को और अपने पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीटीआई वाले जो कहते हैं हमें रिलीफ जो है, आप हुकूमत में हैं, आप समझते हैं कि हुकूमत इनको किस किस्म का रिलीफ दे सकती है? आपके इल्म में अली खान साहब ने कहा था कुछ लो कुछ दो, गिव एंड टेक। वो तो मैं इब्राहिम खान साहब से पूछूंगा कि वो क्या गिव कर सकते हैं, आप लोग क्या दे सकते हैं? कैसर शेख साहब किस तरह ये जो तलखियां हैं, ये जो तल्ख पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है, इसमें कमी लाई जा सकती है? कोई तो मेजर्स होंगी ना। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आसान सी बात है। कभी भी आप टेबल पे बैठते हैं, मैं एज अ बिजनेसमैन या एज अ पॉलिटिशियन ये महसूस करता हूं कि कभी भी आप टेबल पे बैठते हैं कोई लेके उठते हैं। आप आए हमारे साथ डायलॉग करें, बैठ हमारी एक ही सारा मुल्क एक है, ये मौका ऐसा है कि हमें यूनिटी की जरूरत है, तो गिव एंड टेक क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं हमें जो कुछ हमारे पास पॉसिबल है वो हम ऑफर करेंगे और ये अपनी तरफ से ऑफर करें, तो मामलात को हल करने की कोशिश करें ना, ग्रेजुअली हल होगा। लेकिन अगर कोई टेबल पे आना ही नहीं चाहता और कहता है मैं मानता ही नहीं हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप क्या हुकूमत क्या करे? आप कहते हैं हुकूमत बिल्कुल उसको इनिशिएट करना चाहिए। हम तो इनिशिएट करने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन कोई बात हो, कभी वो सामने आए ना, बात करें हमसे, बैठ के बात करें, इनको फायदा होगा इस बात का। वैसे इब्राहिम खान साहब, फायदा होगा आपको जो आप चाह रहे हैं, जो जैसे अलीमा साहब बनेगा गिव एंड टेक, आप हुकूमत के साथ अक्रॉस द टेबल बैठे, आप खुद एक
जो है वो पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। बात तो एंड में बातचीत से तमाम जंगों का जो एंड है वो भी टेबल पे मुज़ाकरात की मेज पर ही जाकर उसका हल निकलता है ना। जंग से तो कोई क्लीन विनर नहीं होता है इब्राहिम खान साहब। तो उसी स्ट्रेटेजी को दोबारा अपनाना जिसके कोई ना नताइज निकले हों बल्कि आपके लिए मजीद सख्तियां बड़ी हों, उसको दोबारा करना अपने वर्कर्स को जो है दोबारा मुश्किल में डालने के मुतरादिफ नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल इस तरफ आता हूँ, लेकिन मैं शेख साहब का अभी आपने भी शुरू में जो है आपने इंट्रो में बताया कि कितने वोट का फर्क आ रहा है। यकीन करें इसमें पीपल्स पार्टी भी पार्टिसिपेट कर रही है। जी कर रही है। और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के वोट्स आ रहे हैं 5, 7, 10, 15। यकीन माने मैं इनको बहुत ज्यादा इसमें जो है ओवर एग्जैजरेट कर दूं तो ये 50-60 वोट से ज्यादा फी पोलिंग स्टेशन इनके नहीं है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, मकसद है कि 4 दिन जो है वो इलेक्शन से पहले तमाम जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनको बुला के कमिश्नर के उसमें ऑफिस में या किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में बिठा के उनसे फॉर्म 45, 47 की पहले साइंस ले लिए जाते हैं। देखिए, जमहूरियत का ढोंग रचाना बंद कर दें तो फिर भी मुल्क चल पड़ेगा। चलें, कम से कम ये पता होगा कि जी बादशाह है और बादशाह की हुक्मरानी में आगे चलना है मुल्क को। अब आप करते हैं मकसद बादशाह हैं और जाहिर करते हैं जी मुल्क में डेमोक्रेसी है, तो ऐसा हरगिज ही नहीं है। आप यकीन माने, मैं साउथ में बैठा हुआ हूँ, आपका एग्रीकल्चर टोटल तबाह हो चुका है। आपका आप बाजारों में जाएं, आपको लोगों के पास बाइंग पावर बिल्कुल नहीं रही। आप अपने स्ट्रीट एजिटेशन से ये मसाइल कैसे हल होंगे? स्ट्रीट एजिटेशन से जिन मसाइल की निशानदेही करें वो कैसे हल होंगे? जब आप देखें, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, रूल ऑफ लॉ, जो कानून है उसको 26वीं तरमीम के बाद वो कर दिया गया है। एक मकसद है ऑटोमेटेड सिस्टम पे चला दिया गया है कि जो फीड किया जाएगा वो रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब तो बल्कि जजेस की भी जरूरत नहीं है, उसको उसी ऑटोमेटेड सिस्टम में लगा दें और जो रिजल्ट आपको चाहिए। पाकिस्तान तो छोड़ें, उम्मत मुसलमा की जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, आज 1450 साल तक जो है दुनिया में कहीं भी इद्दत के केस पे किसी को सजा नहीं हुई। आज वो केस बना के और अब किसी की वो डिटर्मिनेशन भी इन्होंने करनी है कि खवातीन के अपनी प्राइवेट लाइफ के मैटर्स को भी इन्होंने डिस्कस करके बताना है कि जी आपकी कौन सी डेट ऑफ एक्सपायरी है और कौन सी नहीं है। मकसद है इन्होंने मुल्क का मजाक बना के रख दिया है और मैं कहता हूँ ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मुल्क हम सबका है। कैसर शेख साहब, जब तक हम अपनी जी इब्राहिम साहब बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं कैसर शेख साहब जी, जब तक हम अपनी लाइन ऑफ एक्शन को सीधा नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नहीं चलेंगे, मामला सही सिमत नहीं जा सकते। तो ये जितना भी जो है लिप सर्विस हम करते रहे उसका कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं कोई फायदा नहीं लिप सर्विस का, इसलिए वो सड़क पे आ रहे हैं। उन्होंने बहुत से वजूहात बता दी हैं। आपका चूंकि इकोनॉमी से भी ताल्लुक है, फिर मैं क्लोजिंग सेगमेंट के रिमार्क्स सैर साहब से लूंगा। वो कह रहे हैं साउथ में आपका ताल्लुक भी चिन्योट से है। वो कहते हैं बहुत से लोग जो हैं वो महंगाई की वजह से जो है वो बहुत परेशान है और ज़रूरत है, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन उन्होंने इस जो इलेक्शंस हैं और जो दीगर केसेस हैं उनकी नौयत के बारे में भी बात की है। सर जवाब दीजिएगा शेख साहब। देखिए, इब्राहिम खान साहब जो कह रहे हैं वाकई इस वक्त तो परचेजिंग पावर तो लोगों की खत्म हुई है। महंगाई थी, अब तो खैर जीरो हो गई है। महंगाई 38% है, 0% हो गई है। लेकिन अभी भी कीमतें इतनी ऊंची हैं कि लोगों की बर्दाश्त से पार है। और क्योंकि ग्रोथ नहीं हुई तो लोगों पे आगे अभी आम आदमी के पास सहूलतें पहुंची नहीं है। ठीक, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने इलेक्शनों की बात की ना, मेरा तल्लक है फैसलाबाद डिवीजन से। आप अंदाजा कीजिए अनवारुल हसन साहब कि उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चंडियोट, झंग, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह। ये जनरल इलेक्शन में 18 एमएनए की सीटों में से 15 इनके एमएनए वहां बैठे हुए हैं। मैंने तो वो इलेक्शन देखा, ये कहते हैं धांधली होती रही है। मुझे ये समझ नहीं आई, 18 में से 15 सीटें इनकी हैं अभी भी। वो सेंट्रल पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट, तमाम सीटें इन्होंने जीती हैं। लेकिन उसमें कोई फिर भी इतराज खत्म नहीं हो रहे। तो अब कौन सा इलेक्शन की बात कर रहे हैं? हमने तो खुद अपना इलेक्शन देखा है, जिस जगह मैंने इलेक्शन लड़ा है उसकी बात कर रहा हूं। और बात जो बाकी मामलात है ना, अगर हमारे और इनके कोई इख्तलाफात हैं तो किस तरह हल हो सकता है? टीवी टॉक शो पे तो नहीं हल हो सकते। बात करें ना, बैठे आपस में बातचीत से ही हर जगह मामला फहमी होती है और मामलात को आगे बढ़ाया जाता है।
और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि बड़ा हो गया, काफी आपने एहतजाज कर लिया और आपके लोग थक गए हैं एहतजाज करते करते, अब लोग निकल ही नहीं रही। जहां फैसलाबाद डिवीजन में से इनके 15 MNA हैं, मुझे वहां से निकाल के दिखाएं लोगों को। 18 में से 15 MNA इनके हैं, जाके एहतजाज करें और लेके दिखाएं लोग वहां कितने आते हैं। लोग बाहर वोट देना अपनी जगह पे, लोगों ने वोट इनको दिया है, लेकिन वो हर वक्त एहतजाज के लिए नहीं है। इन्होंने लोगों को थका दिया है और अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है। सर कमरान साहब, बाकी तो इनकी मर्जी है, पॉलिटिक्स है। जी जी सर, और वो तो ये इन्होंने अपना लाइन ऑफ एक्शन है। सर साहब आप क्या कहेंगे जो आपने दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुनी? मैं उस बात से एग्री करूंगी कि बिल्कुल जो है एग्रीकल्चर जो है बहुत क्राइसिस में है। मैं कहूंगी कि लोगों की मुश्किलात हैं, महंगाई है, कुव्वत खरीद नहीं है। आप इन इश्यूज से बात करें ना, आप आवाम के इश्यूज से तो बिल्कुल ना ताल्लुक है। आवाम के इश्यूज से पे तो आप बात नहीं करना चाहते, ना पार्लियामान में ना क्वेश्चन आवर होने देते, ना आवाम के इश्यूज को रेज होने देते। आप बात करना चाहते हैं जी एक शख्स को रिहा कर दो, वो भी आप कहते हैं कि जो लीगल प्रोसेस है उसके बगैर कर दो। देखिए मैं इस बात को बिल्कुल इस बात की तायद करती हूँ कि किसी के ऊपर ऐसे केसेस नहीं बनने चाहिए जैसे नाना सनाउल्लाह के ऊपर बने थे कि नारकोटिक्स निकल आई थी। भैंस चोरी के मुकदमे नहीं बनने चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपके पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं उन पे चले। और आपने अगर कोई चीज लेके पब्लिक के पास जाना है तो पब्लिक इश्यूज पे जाएं, ताकि उन्हें पता हो कि आप उनकी बात कर रहे हैं। अगर बात आपने ये करनी है कि मेरे लीडर को चारपाई कैसे मिली, खाना कैसे मिला, रिहाई कब मिलेगी, उसको लेके कब आ जाएंगे, तो मैं लोग वाकई थक गए। वक्त हमारा खत्म हो जा रहा है। बहुत शुक्रिया सैर कामरान साहब आपका, कैसर में शेख साहब, इब्राहिम खान साहब, तीनों मौजूद मेहमानों ने गुफ्तगू की, अपने अपने नुकात आपके सामने रखे। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हतमी तौर पर क्या स्ट्रेटेजी तरतीब देती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजी भी बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि खान साहब बताएंगे, और हुकूमत जो है वो किस तरह डील करती है अपोजिशन के साथ। बजट भी की आमद है और उस हवाले से भी सैर साहबा का कहना है कि इसको टाइम अप किया गया है। एक वक्फे के बताएंगे तो गजा पैलेस्टाइन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है एजाज अहमद चौधरी साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, दफ्तर खारजा के तर्जुमान रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब प्रोग्राम सच टेक वक्त देने के हवाले से। सर जरा इस पर आपसे बात करना चाहेंगे, गाज़ा के हवाले से बताइएगा। वहाँ 54,000 से ज़ायद रिपोर्ट लोग शहीद हो चुके हैं, ये रिपोर्टेडली है, और पता नहीं ऑफिशियल और एक्चुअल फिगर कितनी है, और 1 लाख से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। और मैं चाहूँगा एक दफ़ा फिर प्रोड्यूसर साहब वो बच्ची की तस्वीर दिखाएं। वो एक इस्तियारा बन गई है कि जलती हुई बिल्डिंग में चिल्ला रही थी और उसके बाद उसने अपने झुलसे हुए जो जिस्म के पार्ट्स थे वो भी सामने नज़र आए। क्या वजह है कि आलमी ज़मीर बिल्कुल जिसे कहते हैं मुर्दा हो गया है? वियतनाम की तस्वीर थी, वियतनामी बच्ची की, उस पर अमेरिकन पब्लिक में एक रिजेंटमेंट आई। इसके अलावा सीरियन बच्चे की साहिल समुंदर पे उल्टा लेटे हुए फौत हुए तस्वीर थी, उससे बहुत सी चेंज आया। यूरोप में जो है वो दरवाजे खुल गए सीरियन माइग्रेंट्स के लिए। इस बच्ची की तस्वीर, क्या वजह है कि जो इंटरनेशनल पार्स की तो हमें समझ आती है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो ज़मीर है वो बिल्कुल आलमी बॉडी का, यूएन का स्पेशली बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मुर्दा हो गया है? सर एक अलमनाक इंसानी अलमिया है जो जन्म लिया है वहाँ पे गज़ा में, और ऐसी ये हुकूमत है इजराइल की, खुसूसन नेतन्याहू साहब की, कि इनके लिए तो कोई भी मेरे ख्याल में धुतकार कम है, क्योंकि इन्होंने जो ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं जो मैं समझता हूँ कि इजराइल का नाम पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर पर बदनाम हो चुका है। और अब तो इवन जो इनके साथी थे यूरोपियन कंट्रीज, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनसे तजारती रिश्ते तोड़ रहे हैं। लेकिन इनकी जो जान है वो तो बहरहाल अमेरिका में है, और अमेरिका की तरफ से अभी तक मैं समझता हूँ कि खामोशी मुझे समझ नहीं आ रही। कैसे है कि इतनी बड़ी कांग्रेस है, इतने सेनेटर और वो बैठे हैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स, वो क्यों नहीं बोलते, वो क्यों नहीं नजर आ रहे? तो ये बड़ा ही दुख वाली बात है। बस क्या करें जी, दिल भी रोता है और आंखें भी रोती हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि हम कुछ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही अफसोस की बात है और दिल रोता है। आपने बिल्कुल सही अल्फाज का इस्तेमाल किया। यूएस जो पीस प्लान सीज फायर का है
हमास ने जो ताज़ा तरीन खबर यह है कि उसको कहा है कि हमें इस ऐसी सिचुएशन में काबिल कबूल नहीं है जिसमें कैदियों का तबादला है, इसराइल के यरगमालियों का तबादला है। वो कहते हैं गाज़ा में मुकम्मल जो इसराइली काबिज फ़ौज का इनखला किया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये जो यूएस का पीस प्लान है इसमें जो गाज़ा के मुतालबात हैं उनको शामिल किया जाएगा या नहीं? देखिए, पहले भी जो सीज फायर हुआ जी, उसको भी इसराइल ने तोड़ा बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ कैदी रिहा करवाए और अभी भी वो यही करेंगे। वो सिर्फ कैदी रहा करवा के ये जुल्म सितम का सिलसिला रोक देंगे, क्योंकि उनका जो बड़ा मकसद है वो ये है कि हम एक ग्रेटर इजराइल बनाना है और हमने ये इलाका सारा का सारा कब्जा करना है जी, और फिर उन्होंने वेस्ट बैंक की तरफ जाना है। बल्कि वो फिर लेबनान का कुछ हिस्सा, जॉर्डन का कुछ हिस्सा, सीरिया का कुछ हिस्सा, सिनाई डेजर्ट का, अरब इजिप्ट का कुछ हिस्सा। तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि वो किसी और रास्ते पर हैं। इसलिए कोई भी जो डील है या तो उसकी कोई जमानत दी जाए ना कि भाई ये वाकई फिर इनखला भी होगा और अमन भी होगा और सीज फायर नहीं करेंगे। वो जमानत हमें नजर नहीं आ रही है और अमेरिका की तरफ से ही वो जमानत आनी चाहिए। देखे ना, इसराइल की पुष्टपनाही कौन कर रहा है इस वक्त? जी, बिल्कुल। अमेरिका ही कर रहा है ना सबसे ज्यादा। तो इस वजह से क्या उनके यहाँ ये जुल्म नजर नहीं आ रहा? मैं थोड़ा हैरत में भी हूँ कि इतना जुल्म तो हमारी कम से कम इस दौर में हमने नहीं देखा। ठीक है, हुए हैं और भी मसाइल हैं, जंगें हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहाते लोगों पे इस तरह करना, तो इस तरह कैसे वो हमास या कोई भी मान जाए? अगर वो अमन की जमानत दे दें और ये कहें कि ठीक है हम यहाँ से जाते हैं, तो फिर तो शायद ये फौरी तौर पर उसके ऊपर अमल कर लेंगे, लेकिन मुझे कुछ लगता नहीं है कि ये लोग अमल करेंगे उसके ऊपर। फिर सर ऑप्शंस क्या है? देखिए, एक तो वही ऑप्शन है जो बेचारे ये कर रहे हैं, ये अपनी जान पे खेल कर एक रेजिस्टेंस कर रहे हैं इसराइल की जी, और तन तनहा कर रहे हैं। कोई मुल्क इनका साथ नहीं दे पाया, ना कोई मुसलमान मुल्क, ना कोई अरब मुल्क और ना ही कोई और दीगर मुल्क। तो इनके पास क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि लड़ ही रहे हैं बेचारे ये, और उसकी वजह से इनके साथ बहुत जुल्म भी हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमास का जो एक्शन था 7 अक्टूबर 2023 का, वो शायद ठीक नहीं था, क्योंकि अभी इनके पास इतनी तैयारी तो थी नहीं कि जब पूरा रिएक्शन हो तो ये संभाल लेते। पर अब तो वो माजी की बात है ना जी, उसको तो आप कुछ नहीं आप कर सकते। ठीक। इस वक्त तो एक रेजिस्टेंस है और मेरे ख्याल में ऑप्शन सबसे बड़ी तो यही है कि सऊदी अरब, यूएई वगैरह जिनकी लेवरेज बन गई है अमेरिका के साथ, ये बाकायदा उसके ऊपर खड़े हों। और दूसरा ये है कि ईरान और इजराइल की जंग हो, वो भी कोई बहुत अच्छा अमल नहीं होगा, उसमें भी बहुत जाने जा सकती हैं, बहुत मसले हल हो सकते हैं और मसले पैदा हो जाएंगे। अमूमन जंगें हल करती नहीं है मसाइल, हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान का देख लिया है, जंगों ने कभी मसला हल किया नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए वो जंग भी हासिल नहीं कर सकती। एक ही है कि ये जितने मुसलमान ममालिक हैं ये तजारती बाइकआउट करें इसराइल का, और ये जायज है, बल्कि दुनिया भर में लॉबी करें, जनाब आप सारे बंद बाइकआउट करें। कहीं तो उनको पिंच महसूस होनी चाहिए ना जी, वरना तो वो बिल्कुल नहीं अपना रास्ता छोड़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक और भी आपसे सवाल कर लूं, मैं चाहूँगा कि क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लिमानी सफारतकारी के मिशन पे अमेरिका में मौजूद हैं, आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, क्या आप समझते हैं इन मुलाकातों में, और बड़ी अहम मुलाकातें हैं, यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात है, न्यूयॉर्क में जो OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप से मुलाकात है, सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबरान हैं उनसे मुलाकात है, पाकिस्तान का मुकदमा सामने रखेंगे, पहलगाम वाक़े की आड़ में जो भारत की जानिब से जारियाना इक़दाम उठाए गए, इसके अलावा जो है फिर वाशिंगटन में मुलाकातें हैं, किस तरह देख रहे हैं? शशि थरूर साहब भी अमेरिका और साउथ अमेरिका में, कोलंबिया में तो उनको हजीमत उठानी पड़ी, अमेरिका में भी गए थे अपना नुक्ता नज़र बयान करने, ताहम वो सदर ट्रंप के जो मुसालती रोल है उसके तो काफ़ी मुखालिफ नजर आए, उसको किस तरह देख रहे हैं आप सर, उस एफर्ट को? शशि थरूर साहब का तो मिशन फेल हो गया जी। देखे ना, आप अमेरिका के अंदर बैठकर एक सिटिंग प्रेसिडेंट के मुतालिक आप इस तरह की बातें करें, उसको रिडिक्यूल करें, ये मुनासिब नहीं होता, और ये पहुंच जाती हैं बातें उन सदर तक। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने मुल्क का फायदा करने की बजाय और नुकसान कर दिया। और जहाँ पे कोलंबिया में भी इन्होंने उनको ये लताड़ा कि जी पाकिस्तान में जो जाने गई 31, उनके ऊपर अफसोस क्यों किया आपने? ये आप किस किस्म का आपका रवैया है? तो मैं समझता हूँ कि खाली अच्छी अंग्रेजी बोल लेने से आपका मुकदमा मजबूत नहीं हो जाता। बुनियादी बात यह है कि वो लोग पूछते हैं कि बताएं पहलगाम जो है वो किसने किया, आपने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान ने किया, और उसकी बुनियाद पे आपने इतना इंतहाई कदम कैसे उठा लिया?
ये सवाल है जिनका इनके पास जवाब है कोई नहीं। तो ये बार बार माजी का हवाला देते हैं। माजी में तो फिर फॉल्स फ्लैग भी हुए हैं, सेटअप भी किया है, इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इसलिए माजी की बात नहीं करते, अभी की बात करें। और ये मिशन का कामयाब नहीं। अब पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत ही मजबूत मुकदमा है। अच्छा। मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब बोलते भी बहुत अच्छा है, और बाकी भी उनके जो मिशन के लोग हैं वो भी मेरे ख्याल में मुख्तलिफ मुल्कों में जाएंगे, आई होप, और वो जाके मुकदमा। हमारे जो 4 नुकात हैं, चारों बहुत ही अहमियत के हामिल नुकात हैं। पहला नुकता तो यह कि पाकिस्तान का कोई पहलगाम के साथ लेना देना नहीं था। आप आके देख लें, मुरीद के जहां पे भी इन्होंने मिसाइल फेंके वहां पे मस्जिद थी और मस्जिद से मुल्हिका स्कूल थे, तो वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं थी। इन्होंने खामखा अपने ही प्रोपेगेंडा से मुतासर होकर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक किया। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने दहशतगर्दी फैला रखी है, 2016 में कुलभूषण जाधव से लेकर 2025 में जाफर एक्सप्रेस तक इन्होंने जो पाकिस्तान में काम किए हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उसके ऊपर बाकायदा डोजियर होने चाहिए, वो उनको देने चाहिए, ताकि इनका जो चेहरा है वो आश्कार हो। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है जो दिखाने के लायक है, जो माइनॉरिटीज के साथ, अक़लियतों के खुसूसन मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं। तीसरा, पानियों का मामला बहुत ही संगीन है। कोई भी दुनिया में इतने रिवर बेसन एग्रीमेंट्स हैं, कहीं पे भी पानी बंद नहीं किया जाता, और अगर पानी बंद किया जाए तो जंगें हो जाती हैं, और पाकिस्तान ने तो पहले ही कह दिया है। तो ये भी मेरे ख्याल में बताना जरूरी है कि जनाब ये मामला जो है ये चलेगा नहीं जब तक ये इन पे ये दबाव ना डाला जाए। और आखिर पे चौथा पॉइंट जो कश्मीर का है कि ये बुनियादी मसला है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी इसीलिए कहा, उनके एडवाइजर्स ने उनको बताया होगा कि जनाब जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। और इन्होंने तो कश्मीर में आपको पता है कि उनकी जो मुस्लिम अक्सरियत को खतरे में डाल रहे हैं, उनकी शनाख्त छीन ली है, उनकी स्टेटहुड खत्म की हुई है। इवन जो हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी थे वो भी इनके खिलाफ हो चुके हैं। तो एक बड़ा मजबूत हमारे पास मुकदमा है जो लड़ना चाहिए हमें, और मुझे यकीन है कि दुनिया देखेगी। देखिए, जो अस्करी जंग थी वो तो अब फिलहाल टल गई है, लेकिन इस वक्त बैटल ऑफ नैरेटिव्स आ रही है, इस वक्त बयानिए की जंग आ गई है। उसमें पाकिस्तान को बहुत ही मजबूत अंदाज में तैयारी के साथ अपना मुकदमा पेश करना चाहिए। और यहाँ पे भी, घर पे भी बैठ के मेरे ख्याल में हमारे थिंक टैंक्स को रिसर्च करनी चाहिए कि क्या क्या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में जिस किस्म की दहशतगर्दी की है, इस तरीके से टारगेट किलिंग्स की है, ना सिर्फ कनाडा और अमेरिका में बल्कि पाकिस्तान में भी, उन सब के सबूत देने चाहिए। एजाज साहब मेरे साथ रहेगा, हमें कुर्बान बलोच साहब भी ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट है। वॉर ऑफ नैरेटिव्स की आपने बात की, बैटल ऑफ नैरेटिव्स की। कुर्बान बलोच साहब, आप क्या कहेंगे बैटल ऑफ नैरेटिव्स में हमें मजीद और क्या करना चाहिए? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल जो अनिल चौहान है, उनके खिलाफ जो है बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं, फिर बीजेपी और कांग्रेस, स्पेशली कांग्रेस उनसे इस्तीफा मांग रही है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि भारत का जो नैरेटिव था ना सिर्फ वो एक्सपोज हो गया, और पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान से उसको जो शिकस्त खानी पड़ी, उनकी अस्करी क़यादत ने, सिविल क़यादत ने जो चीजें छुपाने की कोशिश की, वो यकीनी तौर पर वो छुपनी नहीं थी। वो अब आस्ता आस्ता ना सिर्फ भारत के अंदरूनी तौर पर एक्सपोज हो रही है, आलमी लेवल पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। खास करके अगर राफेल के हवाले से फ्रेंच जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके हवाले से सवालात उठ रहे हैं और एक्सेस मांगी जा रही है, तो ये सूरत हाल यकीनी तौर पर पहले दिन से अंदाजा था कि मोदी ने जो मिसएडवेंचर किया या उसकी जो जंगी जुनूनियत थी वो उसके गले पड़ेगी, वो उसके गले पड़ी है। और मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर मजीद उसके गले पड़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस, बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो तो अब इंसाफ मांग रही हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो एक ढकोसला किया, एक फाल्स फ्लैग जो एक सूरत हाल जंग की पैदा की, उसके बाद जो आपने शिकस्त खाई और आपने कोशिश तो ये की कि आप उसका सियासी फायदा उठाएं, वो अब मोदी को इसका सियासी फायदा तो दूर की बात है, मैं समझता हूँ कि अब उसको बहुत सारे सियासी अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर नतायज भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन टुवर्ड्स द एंड एजाज साहब, माइंड सेट है ना नरेंद्र मोदी की सियासी साख क्या रहती है वो तो बहुत मुतासिर हुई, लेकिन उनका एक माइंड सेट है, उसमें राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, वो योगी हैं जो उनके वजीर आला हैं। तो आप समझते हैं इस माइंड सेट का हमने पूरा मुकाबला कर रहे हैं जब आप वॉर ऑफ नैरेटिव्स का कहते हैं सर टुवर्ड्स द एंड? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये एक हिंदुत्व माइंडसेट है जी। ये वो जो आरएसएस के बानी थे सरवारकर और गोलवाकर के पैरोकार हैं, ये सिर्फ हिंदू
राष्ट्र हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ हिंदू हों। तमाम अकलियतों की जिंदगी इन्होंने तंग कर दी है और ये वो एजेंडा है जो ये मुल्क के अंदर है, लेकिन जो मुल्क के बाहर फॉलो कर रहे हैं, ये एक हेजमॉन बनना चाहते हैं, एक पुलिसमैन बनना चाहते हैं और ये धौंस से सारे अपने हमसायों को दबाना चाहते हैं। ये भी इनका एजेंडा कामयाब नहीं होगा। और अब तो इन्होंने अपने लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर दी है। मेरे ख्याल में दाखिली सियासत इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लड़ी है, पाकिस्तान के ऊपर हमेशा इन्होंने अपना वोट जीते हैं। जो भी इन्होंने टेररिस्ट अटैक वहां पे हुए हैं वो सब के सब पता चलता है कि जनाब अंदर से इनके एलिमेंट्स थे। तो अब ये एक्सपोज हो गए हैं पहली बार। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अगर इन्होंने अपने इलेक्शन हारने शुरू कर दिए तो फिर इनको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान की आवाम इसका फैसला करेगी कि वापस लाना है कि नहीं लाना। लेकिन बहरहाल ये एक इम्तिहान है इनके लिए भी और हमारे खित्ते के लिए भी। पाकिस्तान को अपना जो ज़र्फ है वो ऊंचा रखना चाहिए। हमने हमेशा बातचीत की बात की है, हमारे साथ चीन भी साथ साथ खड़ा है। तो हिंदुस्तान के पास इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा, जबकि पाकिस्तान की हमायत में कई मुल्क उठ के आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, थैंक यू सो वेरी मच। एजाज अहमद चौधरी साहब, कुर्बान बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। अहम नुकात पर गुफ्तगू आपने सुनी, मुल्क का सियासी मंजरनामा और खारजा उमूर पे जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, फिर गाजा पैलेस्टीनियन, क्योंकि बहसीत मुसलमान हमारा दिल उनके साथ धड़कते हैं, निहत्ते शहरियों के साथ, उनके साथ जो जुल्म व बर्बरियत है, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसमें कमी लाए और हमें अपने जो असबाब दिए गए हैं हम उसको बरोकार लें। प्रोग्राम सजते में इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुँचता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे आइंदा हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सजते की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।